हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास टेंथ का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज हम लोग फिजिक्स का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है उन्हीं सब सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 30 सवाल लेंगे और उन सभी सवाल को डिस्कस करेंगे और आपको बताना भी है कि आपका कितना सही हुआ। आपको ईमानदारी के साथ सभी क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, ये फिजिक्स है, ये फिजिक्स का है। फिजिक्स इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब PYQ, जो एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, 30 क्वेश्चन लिए हैं, तो यहाँ पे हम बट्टे करके लिख दिए हैं। तो आपको ऊपर ये भरना है, यहाँ पे बॉक्स लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपको भरना है कि 30 में से आपका कितना सही हुआ। ठीक है, और किसी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका हम सॉल्यूशन आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ। क्लास टेंथ का पढ़ेंगे फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्लास टेंथ का PYQ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, और हम लोग चैप्टर वाइज देखने वाले हैं। ठीक है, ये सभी PYQ क्वेश्चन है, सभी एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग लगातार वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। तो ये लेसन नंबर 1 है, प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद हम लोग लेसन नंबर 2 का भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपका काम रहा लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। देखिए सवाल नंबर 1 क्या कहता है। सवाल नंबर 1, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। आपसे प्रकाश का परावर्तन का नियम पूछा है, तो याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। और ये सवाल 2015 में, 20 में और 21 में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्या बोले अभी आपको हम, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं, परावर्तन के 2 नियम हैं। तो बताइए, आपसे पूछा गया कि प्रकाश के पतन कितने नियम हैं, तो क्या बोलेंगे आंसर हम लोग, 2 नियम है। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि पहला नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है। तो आंसर तो आपका कितना हो गया, 2 नियम हो गया, 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन ना 2 नंबर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि परावर्तन नियम जो है वो लिखिए। तो याद रखिएगा, आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यही है नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण I बराबर कोण R। इसको हम लोग नियम नंबर 2 भी बोलते हैं, या तो अगर एक में लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 नंबर पे नियम जो है वो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, आपको हम फिगर समझाते हैं, रुकिए। देखिए आपतन कोण को आप कोण I भी बोल सकते हैं और परावर्तन कोण को कोण R भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप इसको फिगर में समझेगा ना तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नंबर 2 भी समझ में अच्छे से आएगा आपको। यहाँ पे देखिए फिगर में एक समतल दर्पण लेते हैं, समतल पेंट कर दिए और यहाँ पे आपको आपतित किरण दिखाते हैं। आपतित किरण आया, फिर ये टकरा करके लौट जाएगा परावर्तित किरण। तो आने वाले किरण को क्या कहते हैं हम लोग, आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण और टकरा के लौट गया, ये है परावर्तित किरण। और बीच में एक लंब डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अभिलंब हो जाएगा, अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच उनको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को कौन कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये वाला जो किरण है आपका आपतित किरण है, क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये वाला किरण है परावर्तित, और ये बीच में जो है अभिलंब है, ये अभिलंब है आपका। और इधर वाला जो दिख रहा है आपको, ये है परावर्तित किरण। ये क्या है, परावर्तित किरण। और ये तीनों जो होता है, तीनों एक ही तल में स्थित होता है, तीनों एक ही तल में स्थित होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, परावर्तित
किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये है परावर्तन का दो नियम। तो आप पहले यही लिख दीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरे नंबर पे ये लिख दीजिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यहाँ पे हम उल्टा नंबर कर दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दो नियम रहा, और ये दो नियम एग्जाम में पूछता भी है। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं हम, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, होते हैं। ये सवाल 2015 में, 20 में, 21 में पूछा हुआ था। चलिए हम लोग आते हैं अब अगले सवाल पर, ठीक है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब भी पूछेगा 2 नंबर में, लेकिन ऑब्जेक्टिव में देखिए पूछ दिया परावर्तन कितने नियम है। देखिए अब अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। सवाल नंबर 2 क्या कहता है? देखिए सवाल नंबर 2 कहता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, याद रखिएगा, अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। समतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो होता है अनंत। क्या होता है? वो होता है अनंत। लेकिन अगर अवतल दर्पण का फोकस पूछा जाए, अवतल का, ये तो था समतल के लिए, अनंत किसका होता है? समतल के लिए, लेकिन समतल दर्पण के लिए अनंत। लेकिन अगर अवतल दर्पण का पूछा जाए, किसका पूछा जाए? अवतल। अवतल दर्पण का पूछा जाए तो फोकस दूरी होता है ऋणात्मक। क्या होता है? अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, उत्तल का होता है धनात्मक। उत्तल दर्पण का होता है धनात्मक, ये बात भी याद रखना आपको। अवतल का क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। और उत्तल का क्या बोलेंगे हम लोग? धनात्मक होता है। तो यहाँ पे पूछा था समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण कितना होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ए सही आंसर हो जाएगा। ये सवाल 2021 में पूछा हुआ भी था, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग, सवाल नंबर 3 पे। देखिए सवाल नंबर 3 क्या कहता है? प्रकाश की किरणें गमन करती है, याद रखना है, सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, सीधी रेखा में गमन करती है। 2020 2017 दोनों एग्जाम में पूछा गया था सवाल, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 4 पर। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कहता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो याद रखना है, समतल दर्पण जो होता है वो प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा आभासी बनाता है। समतल का अगर बात करें तो ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है और वस्तु के बराबर बनाता है। सीधा, आभासी, आभासी को आप काल्पनिक भी बोल सकते हैं, और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है ये, ठीक है, वस्तु के बराबर। 2015 के एग्ज़ाम में पूछा था ये सवाल, वस्तु के बराबर, ठीक है। तो वास्तविक तो गलत हो जाएगा, ये तो आभासी बनाता है ना। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है? वास्तविक तो नहीं होगा ये, आभासी और सीधा, ये सही हो जाएगा। आभासी और सीधा होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वास्तविक तो नहीं बनाता है, सीधा तो बनाता है, ये सही हो, लेकिन वास्तविक तो नहीं बनाता, ये गलत हो गया। आभासी बनाता है लेकिन उल्टा तो नहीं बनाता, ये सीधा बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 2015 में पूछा हुआ सवाल था, ठीक है। आते हैं अब हम लोग अगले सवाल पर, सवाल नंबर 5 पर। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कहता है? तेल लगा कागज़ होता है। देखिए याद रखिए आप, पारदर्शी याद रखिए, क्या याद रखना आपको? पारदर्शी याद रखना है, अपारदर्शी याद रखना है, और पारभासी याद रखना है। 3 चीज़। पारदर्शी, तो पारदर्शी की अगर हम बात करें और अपारदर्शी और पारभासी में क्या अंतर है, तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा, पारदर्शी और पारभासी। पारभासी, पारदर्शी में आर पार दिख जाएगा और पारदर्शी में नहीं दिखेगा। पारभासी में हल्का दिखेगा, तो पारदर्शी में आपको आर पार दिखेगा, आर पार दिखे। अगर आर पार दिखेगा वो होगा पारदर्शी। जैसे अगर हवा का बात करें या साफ पानी का बात करें तो आपको आर पार दिखता है। क्या होता है? आर पार दिखता है। जैसे अगर हम बात करें कि कांच भी, कांच के आर पार आप देख सकते हैं, ठीक है, तो वो भी पारदर्शी होगा। और पारदर्शी में आप देख नहीं पाइएगा आर पार नहीं देख सकते, आर पार नहीं देखेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर किताब रख हो जाए, ठीक है, तो नहीं दिखेगा भाई। ईंट हो जाए, पत्थर हो जाए, तो यहाँ से आप नहीं देख सकते आर पार। लेकिन पारभासी में क्या होगा? आपको हल्का हल्का आर पार दिखेगा, हल्का दिखेगा लेकिन आर पार दिखेगा लेकिन हल्का। जैसे घिसा हुआ कांच हो गया, तेल लगा कागज़ हो गया, हल्का दिखाई देगा। जैसे तेल लगा कागज़, घिसा हुआ कांच, ये सभी क्या है? पारभासी है।
उसी तरह तेल लगा कागज़ भी क्या है, पारभासी है। तो आपसे पूछा भी गया है नंबर 5 में, तेल लगा कागज़ क्या होगा, पारदर्शक तो नहीं होगा और पारदर्शक भी नहीं होगा, पारभाषक होगा। पारभासी से क्या बना, पारभाषक। ठीक है, सवाल 2015 में पूछा गया था, इम्पोर्टेंट है। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। ठीक है, सवाल नंबर 6 पर देखिए, सवाल नंबर 6 क्या कहता है। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, सवाल नंबर 6, अवतल दर्पण की फोकस दूरी है। अवतल दर्पण का अगर बात करें तो याद रखिएगा 2 चीज़ रखिएगा, अवतल और उत्तल। ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण का, ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण का, और अगर धनात्मक का बात करें तो होता है उत्तल दर्पण का। तो ऋणात्मक किसका होगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है। और अगर हम धनात्मक का बात करें तो धनात्मक होता है उत्तल दर्पण का। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो अवतल की क्या होती है, ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण पूछा गया आपसे, तो क्या होगा, इसका आंसर ऋणात्मक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही ऋणात्मक लिखा हुआ है, तो ये आपका ए ही सही आंसर है। 2021 में पूछा गया सवाल था ये। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। तो अग्रदीप मतलब आगे वाला जो शीशा होता है वो होता है अवतल दर्पण। क्या होता है, वो अवतल दर्पण होता है। अगर साइड मिरर का बात करें, पश्च दृश्य देखना हो तो पीछे का देखना हो, तब हम लोग उत्तल दर्पण का बात करते हैं, मतलब साइड मिरर में उत्तल का प्रयोग होता है। लेकिन अगर अग्रदीप का बात करें तो उसमें अवतल दर्पण होता है। साथ ही साथ दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, या अग्रदीप में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, साइड मिरर में उत्तल का होता है। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र याद रखिएगा क्या होता है। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। देखिए कहाँ मिल रहा है ये, तो ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं, ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f मिल गया, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर सी का अगर हम बात करें तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, अगर इसको हम देखें तो ये जो सूत्र होगा, प्लस के पे माइनस आ गया, तो ये लेंस का सूत्र है। किसका सूत्र है ये, लेंस का सूत्र है ये, लेंस का सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये लेंस का सूत्र है। ठीक है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो ये 2020 में 21 में पूछा हुआ था सवाल था। ठीक है, अब हम लोग अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 9 पे। f बराबर, सवाल नंबर 9, f बराबर r/2 सत्य है। तो ये अवतल के लिए भी सत्य होता है और उत्तल के लिए भी सत्य होता है। तो a और b इसका दोनों सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2019 में 21 में पूछा हुआ सवाल है ये, समतल दर्पण में नहीं होता है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 10, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। समान बनाना हो, उल्टा बनाना हो, वास्तविक बनाना हो, तो आपको वक्ता केंद्र पर रखना होगा, वक्ता केंद्र पर रखना होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखना होगा, तभी समान आकार का बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। 2021 में पूछा सवाल था ये। आते हैं सवाल नंबर 11 पर। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, तब आवर्धन होगा। तो आभासी सीधा बन रहा है ना, तो धनात्मक होगा। क्या होगा इसका, धनात्मक सही आंसर हो जाएगा। अगर वास्तविक उल्टा बने तब ऋणात्मक होगा, लेकिन आभासी सीधा बने तब धनात्मक होगा। 2021 में पूछा गया था सवाल ये। देखिए सवाल नंबर 12, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। किसका करता है, अवतल दर्पण का। साथ ही साथ हजामत बनाने के लिए, मतलब दाढ़ी बनने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अग्रदीप में भी अवतल दर्पण उपयोग होता है। ठीक है, आते हैं सवाल नंबर 13 पर। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। पश्च दृश्य आ गया, साइड मिरर आ गया। पश्च दृश्य मतलब साइड मिरर का बात आ रहा हो, साइड मिरर का बात हो, साइड मिरर MIRROR, साइड मिरर का बात हो, तब हम लोग उत्तल दर्पण पे जाएंगे। किस में जाएंगे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2019 के एग्जाम में पूछा सवाल था ये। आते सवाल नंबर अगले पर, सवाल नंबर 14 आ गया, दाढ़ी वाला सवाल।
दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसको हजामत ही बोलते हैं हम लोग। तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए 2011 में, 15 में, 16 में, 11, 15, 16, 17, 21 कितना बार पूछा गया है इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। सवाल नंबर 15 पे आने से पहले अब हम लोग अगले चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन। तब तक आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बताना भी है आपको कि कितना सही हो रहा है आपका, ठीक है। 30 सवाल है, 14 को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ से प्रकाश का अपवर्तन का कुछ सवाल है, तो पूरा इसका चैप्टर का हम नहीं लिए हैं, कुछ ही लिए हैं। बताइएगा कितना सही हो रहा है। 30 सवाल है इसमें, ठीक है। नफीस स्टूडियो क्लास को सब्सक्राइब भी करिए। आते हैं सवाल नंबर 15 पर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? क्या कहता है सवाल नंबर 15? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? चाहे वो अपवर्तन हो चाहे वो परावर्तन हो, नियम तो दो ही होता है। नियम क्या होता है? दो ही होता है, ठीक है। ये 2016 में पूछा गया था, 20 में भी पूछा गया था। आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। सवाल नंबर 16। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है हीरा का। किसका होता है? हीरा का होता है। और सबसे कम होता है वायु का। वायु का होता है 1 होता है। सबसे कम होता है वायु का और सबसे अधिक का बात करें तो ये होता है हीरा का। ये सबसे अधिक होता है हीरा का, ठीक। हीरा का होता है 2.42 होता है और कांच का तो 3.5 होता है। सॉरी 3.5 कहते हैं, 3/2, ये 0.5, 3/2 होता है, 1.5 होता है, 1.5। और हीरा का कितना होता है? 2.42 होता है। अगर अपवर्तनांक अगर आपसे मात्रक पूछ ले कि बताइए अपवर्तनांक का मात्रक क्या होगा, इसको म्यू बोलते हैं या एन बोलते हैं, तो इसका मात्रक होता है, मात्रक नहीं होता है, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल तो चाल ऊपर में भी आ जाएगा, बटे माध्यम प्रकाश की चाल तो नीचे भी चाल ऊपर भी चाल कट जाएगा, तो मात्रकहीन होता है, ये इकाईहीन होता है, ठीक है। तो अगर हीरा का अपवर्तनांक पूछ ले तो बताइए कितना होता है हीरा का अपवर्तनांक, बोलेंगे 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42 होता है। और अगर हवा का पूछ ले अपवर्तनांक तो 1 होता है। और कांच का अपवर्तनांक पूछ ले तो 1.5 होता है, मतलब 3/2 होता है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 17। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर दर्पण का बात करें, दर्पण का अगर बात करें तो दर्पण में जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण जो होता है वो होता है अभिसारी। अवतल दर्पण का बात करें तो ये होता है अभिसारी दर्पण कहते हैं इसको हम लोग, अभिसारी दर्पण कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है, दर्पण। लेकिन अगर उत्तल दर्पण का बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं अपसारी। उत्तल को अगर बात करें तो इसको हम लोग अपसारी कहते हैं, क्योंकि यहाँ यह क्या करता है, एक बिंदु से फैला देता है सभी किरण को, ठीक है। लेकिन लेंस में उल्टा होता है। लेंस की अगर बात करें, अवतल और उत्तल का बात करें लेंस में, याद रखिएगा, लेंस में अगर अवतल उत्तल का बात करें तो उल्टा कर देना है आपको। क्या करना है आपको? उल्टा कर देना है, उल्टा, ऑपोजिट। मतलब उत्तल हो जाएगा अभिसारी, उसमें अवतल था अभिसारी तो इसमें उत्तल अभिसारी हो जाएगा। उसमें उत्तल था अपसारी तो इसमें अवतल अपसारी हो जाएगा, मतलब उल्टा। दर्पण में अवतल होता है अभिसारी, लेकिन लेंस में उत्तल होता है अभिसारी। दर्पण में उत्तल होता है अपसारी, लेंस में अवतल होता है अपसारी। तो आपसे पूछा गया है लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। 2020 में पूछा गया था ये सवाल, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 18। निम्नलिखित में कौन सा आवर्धन होता है लेंस का आवर्धन? तो भी बायु, एम बराबर क्या होता है? भी बायु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एम बराबर भी बायु होता है। क्या होता है? एम बराबर भी बायु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 13 में, 20 में, 21 में पूछा गया था ये सवाल, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 19। देखिए कहता है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर हो तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? +20 बोला ना, प्लस 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 आ गया, मतलब ये होगा उत्तल दर्पण। क्या होगा? ये उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। प्लस आ गया तो मतलब ये उत्तल दर्पण होगा। अगर माइनस यही रहता, यही अगर माइनस रहता -20, तो हम लोग बोलते कि ये होता अवतल। क्या होता ये? अवतल। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे +20 था तो उत्तल हो जाएगा इसका सही आंसर। 21 में पूछा गया था सवाल ये। आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 20 पर। देखिए सवाल नंबर 20 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। अगर सूत्र का बात करें तो लेंस का सूत्र होता है P/1/f। एफ जो होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए, मतलब फोकस मीटर में होना चाहिए। तो मात्रक क्या हो जाएगा? 1/मीटर। 1/मीटर, या तो इसको आप मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं डी। डी मतलब डायोप्टर। डायोप्टर मतलब डी। डी मतलब डायोप्टर। तो डायोप्टर बराबर 1/मीटर भी होता है, 2020 में पूछा गया था। आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो धनात्मक जो होता है वो होता है, याद रखना आपको, कि उत्तल लेंस जो होगा, धनात्मक जो होता है वो उत्तल लेंस का होता है। धनात्मक जो होगा वो उत्तल लेंस का, और ऋणात्मक जो होगा वो होगा अवतल लेंस का। तो धनात्मक में क्या रखना है आपको? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो होता है वो धनात्मक का होता है, और अवतल लेंस ये ऋणात्मक का होता है। ठीक है, अवतल लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? क्या पूछा? धनात्मक ना? धनात्मक क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस का। ठीक है, ऑप्शन 2019 में पूछा गया था सवाल। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 22। यू भी और एफ के विशिष्ट मान के लिए लेंस सूत्र है। लेंस सूत्र अभी भी आपको बताए थे, 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। कहाँ मिल रहा है ये आपको? तो ऑप्शन नंबर सी में। कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 23 पर। सवाल नंबर 23 में क्या कहता है? अवतल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, तो आवर्धन सदा होता है। आभासी बन रहा है ना, तो आभासी बनेगा तो धनात्मक। क्या होगा? आभासी बनेगा तो धनात्मक। सॉरी, यहाँ पे धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक। आभासी बन रहा है तो धनात्मक होगा, हम गलत टिक कर दिए। धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक। नंबर 24 में, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है, तो अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको 23 का सही कर लीजिएगा, हम टिक गलत मार दिए वहाँ पे। अगला सवाल, सवाल नंबर 25 क्या कहता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? आवर्धन का मात्रक अगर बात करें, m/hi/ho होता है, या तो v/u होता है, तो ऊपर में भी मीटर नीचे भी मीटर, तो मात्रक नहीं होगा, इसका कट जाएगा। मीटर मीटर तो कट जाएगा, तो मात्रक बचेगा नहीं, तो इसको हम लोग मात्रकहीन बोलेंगे, या तो इकाईहीन भी बोल सकते हैं। ये 2019 में 21 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। लेंसों के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? कि संख्या कितनी होती है? तो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है, क्योंकि इसमें 2 सतह होता है। 2 सतह तो 2 फोकस। लेकिन हाँ, फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक होता है, क्योंकि एक भी फोकस के बिंदु पे जाकर टकराता है। फोकस हो सकता है कितना? 2 होता है, लेकिन इसका फोकस दूरी हमेशा धनात्मक ही होता है। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 27 पे। किसी लेंस में बाहर की ओर किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय सतह हो तो इसे कहते हैं। तो उभरा हुआ 2 सतह अगर उत्तल में ही होता है, ये भी उभरा सतह है। उभरा सतह है, ये उभरा पृष्ठ है। तो उभरा पृष्ठ है, तो ये भी क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, और अगर अवतल का बात करें, इसमें धसा होता है, धसा 2 धसा हुआ सतह रहेगा, तो ये अवतल होगा। ठीक है, और अगर समतलावतल का बात करेंगे, ये अवतल है ना, अवतल लेंस है। लेकिन अगर समतलावतल का बात करेंगे, समतलावतल 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 का बात करेंगे, तो इसमें एक भाग समतल होता है, एक भाग समतल, और एक भाग होगा अवतल। एक भाग अवतल, ये हो जाएगा समतलावतल लेंस। ठीक है, 2013 में पूछा गया था सवाल, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 28 पे आते हैं। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 28 क्या कहता है? किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस में सामने रखना होगा। तो वास्तविक समान आकार का प्राप्त करना है, तो वक्ता केंद्र पर रखना होगा आपको। वक्ता केंद्र मतलब फोकस का 2 गुना, तो 2 गुना फोकस, तो 2f1 पे आपको रखना होगा वस्तु को। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समान साई बोला गया ना, समान साई बोला गया, इसीलिए हम लोग 2 गुना फोकस 2f1 पे रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आते हैं अब हम लोग अगले सवाल पर, सवाल नंबर 29 पर। अब लास्ट ही आने वाले हम लोग। सवाल नंबर 29 देखिए क्या कहता है? सवाल नंबर 29 कहता है, उत्तल लेंस में जब बीम को फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है, तब प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो हम लोग याद रखेंगे, तो प्रतिबिंब जो होता है वो होता है, याद रखना है कि वो फोकस और अगर ध्रुव के बीच रखा जाए
तो वो प्रतिबिंब जो होता है वो होता है सीधा होता है, आभासी होता है और वस्तु से बड़ा। आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा। तो आभासी को काल्पनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? काल्पनिक भी प्रतिबिंब बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सी है? काल्पनिक और सीधा, ये सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। काल्पनिक तो बनता है और उल्टा नहीं, गलत हो जाएगा। वास्तविक उल्टा नहीं बनता है, यहाँ पे सीधा बनता है, वास्तविक नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये अब 30वां सवाल देखिए, लास्ट सवाल है, आप लोग अच्छे से आंसर कीजिएगा। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल है, जल तो कर होता है भाई, कांच भी, प्लास्टिक भी। मिट्टी का नहीं कर सकते आप लेंस बनाने के लिए इस्तेमाल। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नहीं वाला पूछा था तो डी आंसर सही हो जाएगा, 2012 में पूछा गया था। तो ये था आपका 30 सवाल। बताना है आपको, बताएं कि आपका कितना सही हुआ 30 में से। ठीक है, ईमानदारी के साथ बताइएगा और सभी सवाल समझ में आया नहीं आया ये बताना है। ठीक है, सभी लोगों को बताना है कितना सही हुआ ईमानदारी के साथ। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।